हेलो एवरीवन, मैंने एक वीडियो बनाया था ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस को डीमिस्टिफाई करने के लिए कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। और उसको करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। उसके बाद में सेकंड ग्रेड के लिए रिक्वेस्ट आने लगी कि मैम प्लीज़ SI को सेकंड ग्रेड के एग्जामिनेशन सिर पे आ रहा है, बिल्कुल सामने ही। वी आर होपिंग कि वैकेंसीज आ जाएंगी, तो तैयारी ऑफ कोर्स फॉर्म भरने के बाद में तो नहीं करनी चाहिए, तो पहले ही तैयारी शुरू करनी है। तो आप भी बता दीजिए कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, इनफैक्ट जीके की तैयारी कैसे करें। तो आई टुक लिटिल टाइम टू सी कि पुराने पेपर्स कैसे आए हैं, सिलेबस क्या है, किस सेक्शंस में से कितने सवाल आते हैं और सवालों का सोर्स क्या है, यानी वो आए कहाँ से, और इनफैक्ट एग्जाम की प्रकृति क्या है। इन सब की एनालिसिस करने के बाद में अब आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ, जिसमें मैं बात करूंगी आपसे कि सीनियर टीचर विच इज ग्रेड 2 सेकेंडरी स्कूल डिपार्टमेंट के पेपर 1 यानी जीके को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और किस प्रकार से एक मॉक टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प कर सकती है अपनी तैयारी का स्तर जानने के लिए। और इनफैक्ट उन सारी बातों से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूंगी। गौरव बुडानिया सर का आपने यदि एक वीडियो देखा हो उनके चैनल पे, जिसमें वो कहते हैं कि ना मैंने RPSC की प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी, तो वो तो कहते हैं कि मैंने सारे पुराने पेपर्स, शायद घटना चक्र की बात कर रहे थे या मूमल का एक एग्जाम रिव्यू नाम से एक वो आता है कंपाइलेशन, वो कहते हैं मैंने तो उनको सारे क्वेश्चन जो RPSC पूछते ना आज तक मेजर मेजर एग्जामिनेशन में, उनको पढ़ लिया था, तो भी मेरी जीके की तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। तो उन्होंने तो रिवर्स इंजीनियरिंग की थी। बट इट इज ट्रू कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो आपको आइडिया नहीं लग पाता कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और कौन से क्वेश्चंस में और किस प्रकार के आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपकी तैयारी को आप पहले एग्जाम की प्रकृति को समझिए कि आपसे चाहते क्या हैं, और फिर उसके बाद में समझिए कि सिलेबस क्या है, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन थे कहाँ से, आए कहाँ से, और उसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। तो जितना मैं समझती हूँ इस एग्जामिनेशन की डिमांड ये है कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता है। तो माध्यमिक स्तर पर कौन पढ़ाएंगे, एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रही मैं। माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले टीचर्स का जो क्राइटेरिया, उनको यानी 6ठी से लेकर के 10वीं तक पढ़ाना है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जो इसकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनका ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में भी पाठ्य पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों में भी RBSC का भी ज्ञान होना चाहिए, और इनफैक्ट मैं कहूँगी NCERT का भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हम जानते हैं कि स्कूल में बच्चे जो है डिस्कशन खूब करते हैं, बहुत सारे नवाचार चलते रहते हैं। तो डिस्कशन खूब करते हैं तो बच्चों को ना करंट अफेयर्स के बारे में पता होता है, तो वो क्लास में जब डिस्कस करें तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक। तो इसीलिए आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं कि चल क्या रहा है। फिर करंट में कोई भी नई शिक्षा नीति आई है, शिक्षा में कोई भी नए नवाचार हुए हैं, सेंट्रल लेवल से कोई नई स्कीम आई है, वो भी आपसे एक्सपेक्टेड होता है। तीसरी जो चीज़ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड होती है वो ये है कि आपका एक जो सामान्य जो विवेक है, सामान्य विवेक का मतलब हर चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो उसके लिए जनरल नॉलेज का पेपर है पहला वाला। दूसरा, जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बातें की जाती है वो ये कि 6 से 10 साल वाला बच्चा जो टीनेजर है, तो जो टीन एज होती है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, करेक्ट, किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं उनको डील करने के लिए आप में एक सहज प्रवृत्ति हो। वो प्रवृत्ति कई बार हो सकता है आपको उनको समझाना पड़े, कई बार हो सकता है आपको बहलाना पड़े, और कई बार होता है डांट डपकार भी करनी पड़े। यानी इस एज में बच्चे ना तो बच्चे हैं ना वो युवा हैं, वो बीच वाले ट्रांजिशन फेज में है। तो कई बार तो आपको नजर आएगा कि उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार बिल्कुल एक छोटे से बच्चे जैसा हो गया, 5 साल 6 साल के बच्चे जैसा। और कई बार वो इतनी मेच्योर बातें करेंगे, इतने फ्रस्ट्रेटेड या इतने गुस्से वाली बातें करेंगे, आपको लगा कि ये तो 20 साल से ज्यादा की बातें कर रहा है। यानी उनका जो ट्रांजिशन फेज है उसमें आपको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, और उनकी मनोदशा को समझते हुए उनके विकास में उनकी मदद करनी है। तो इसकी वजह से आप पढ़ते हैं हमेशा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आपसे उम्मीद क्या क्या है। तो उम्मीद के लिए तो हमने देख लिया कि आपसे ये उम्मीद है कि आपका इन इन चीज़ों पे टेस्ट होगा। जो एग्जामिनेशन होगा वो 100 नंबर का होगा। RPSC की वेबसाइट मैंने देखी, उस पर ये इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल था, हिंदी माध्यम में नहीं मिला। आई वॉज लिटिल सरप्राइज, पर कोई बात नहीं, हो सकता है इस बार जब वैकेंसी आए तो RPSC अनाउंस कर दे। यहाँ देखते हैं कि पेपर होगा कैसा। पेपर होगा, द पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग नंबर ऑफ मार्क्स एज गिवन अगेंस्ट देम। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, यहाँ देखिएगा, और करीब 100 सवाल पूछे जाएंगे।
100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम सीधे वहां लैंड करते हैं जहां हम कहें कि प्रश्न पत्र की एनालिसिस। तो इससे पहले यानी 2018 में पेपर हुआ था, अक्टूबर के महीने में 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को, उसकी एक एनालिसिस यहाँ है। 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ उसमें प्रश्नों की संख्या इतिहास, कला और संस्कृति से करीब 20 प्रश्न आए। इसी कॉन्ट्रेरी 2 दिन बाद ही यानी 31 तारीख को जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें 21 प्रश्न आए इतिहास, कला, संस्कृति ऑफ राजस्थान से, और भारत के इतिहास से 28 तारीख को 6 और 31 तारीख को 4 प्रश्न पूछे गए। भूगोल में राजस्थान से 11 और दूसरे प्रश्न पत्र में 9। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भारत और विश्व के भूगोल में से 9 और 9, राजस्थान और भारतीय राज्य व्यवस्था से 18 और 22, और करंट अफेयर से 16 और शिक्षा मनोविज्ञान से फिक्स्ड 20 नंबर पूछे गए, जो कि सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी हर एक प्रश्न के 2 मार्क्स निर्धारित हैं और 20 प्रश्न पूछे ही जाएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी से। अब बात करते हैं कि प्रश्न आए कैसे। सिलेबस को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान के बारे में हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफिकल जानकारी। तो जो आप एक बात याद रखिएगा, सिलेबस दिया इसलिए जाता है कि सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो कुछ भी होगा इट विल कम इन द एम्बिट ऑफ सिलेबस। तो आपको सिर्फ सिलेबस से स्टिक रहना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। कई लोग कहते हैं ना कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। नो, इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू सिलेबस। सिलेबस में पहले है लोकेशन, तो लोकेशन में होता है कौन से गोलार्ध में है, भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, एशिया के सापेक्ष में स्थिति कहाँ है, तो वो लोकेशन के हिसाब से। एक्सटेंट का मतलब होता है कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है। फिर रिलीफ के फीचर्स, रिलीफ फीचर्स का मतलब होगा जैसे हम बात करें पहाड़, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ये सारे सारे रिलीफ हैं। और फिर क्लाइमेट कैसा है, यानी जलवायु कैसी है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब आ जाएगा सारी की सारी नदियां। तो हमारे 3 नदी तंत्र मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, वो जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं, वो जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और वो जो अंतःप्रवाही नदियां हैं। फिर हम पढ़ते हैं वेजिटेशन। आप जब वेजिटेशन पढ़ें तो प्लीज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी जो सबसे नई वाली वन स्थिति रिपोर्ट है उसको जरूर रेफर कीजिएगा, 2019 में ही आई है। फिर एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक। जब एग्रीकल्चर पढ़े तो अभी लेटेस्ट एग्रीकल्चर का सेंसस आया है, यानी पशु गणना, सबसे नई जो पशु गणना आई है लाइव स्टॉक के लिए वो पढ़िए। और एग्रीकल्चर के लिए सेंसस हुआ है, हर 5 साल बाद में एग्रीकल्चर का सेंसस होता है, उसको भी एक बार डेटा रेफर करना है। ये आपको डेटा मिलेगा कहाँ, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और वेजिटेशन का। लाइव स्टॉक के लिए तो आप वेबसाइट देखिए, इसके अलावा कोई तरह ही नहीं है। पशु गणना, पशु गणना। और एग्रीकल्चर के लिए आप देखिए हमारी आर्थिक समीक्षा, इनफैक्ट उसमें चैप्टर नंबर भी बता सकती हूँ आपको। आर्थिक समीक्षा देखिएगा, उसमें जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है आपको उसी के इर्द गिर्द पढ़ना है, जिसमें दिया हुआ होगा कि खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, दालों का उत्पादन कितना हुआ। फिर आप जो आपके पास स्टैटिक नॉलेज है, जिसमें कि हम कहते हैं ना कि गेहूं की कौन कौन सी प्रजातियां किस्में ऐसी हैं जो कि राजस्थान में बोई जाती हैं, या चावल की किस्में, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है एग्रीकल्चर में आएगा। फिर है डेयरी डेवलपमेंट। डेयरी डेवलपमेंट भी मुख्य तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा से पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर सेगमेंट्स दिए हुए हैं। पहले तो ये दिया हुआ है कि आरसीडीएफ जो सबसे बड़ी संस्थान है, फिर दिया हुआ है कि जिला स्तर पर 23 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि हजारों की संख्या में जो कलेक्शन सेंटर्स हैं, चिलिंग सेंटर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इनफैक्ट आर्थिक समीक्षा से पढ़ने का एक फायदा और है कि वो बता सकते हैं आपको कि 2020-21 वाला जो सेशन निकला उसके अंदर कितना मिल्क कलेक्शन एवरीडे होता था। तो आई वुड अर्ज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आर्थिक समीक्षा को बेस बनाकर ही पढ़िएगा, डेली डेवलपमेंट को तो एटलीस्ट। फिर है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक 2011 वाली ही जनगणना है, और आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार इनफैक्ट तो रट्टा मार दिया होगा आपने, तो उससे पढ़िएगा। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें इसी के ट्रिक्स लिखे हुए हैं कि ना, यदि आपको देखना होगा सबसे कम घनत्व कहाँ है, सबसे अधिक घनत्व कहाँ है, वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, तो उनके लिए मैंने ट्रिक्स का एक ज्योग्राफी की ट्रिक्स नाम से एक वीडियो बना रखा है। फिर है ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो। ये यहाँ तक जो है ना, ये सब कुछ जनसंख्या का ही आंकड़ा है। इवन जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है ये भी हम जानते हैं, 2011 का जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है वो शायद 2017 या 18 में रिलीज किया गया था कि कितने %। तो आपको सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में याद करना है
कि कौन सी माइनॉरिटीज क्लास का कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है राजस्थान की जनसंख्या के अंदर। इस सारे डेटा को आपको सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में याद करना है, भारत का मत पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ राजस्थान के लिए है। भारत के लिए होगा तो भारत के लिए पढ़ेंगे। फिर है इंडस्ट्रीज, इसको भी प्लीज आर्थिक समीक्षा से पढ़िए। इंडस्ट्रीज का जो स्टैटिक पोर्शन है वो कहाँ से या क्या पढ़ सकते हैं, उसके लिए जो हमारी छठी से लेकर के 10वीं तक की सोशल साइंस की किताब है उसमें से पढ़िए। इवन कुछ इंडस्ट्रीज के मामले में सवाल ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा कि सबसे पहले लगने वाली चीनी की मिल कहाँ थी, या इनफैक्ट पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्थान नहीं है। तो उन सबको आप ना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन याद रहना चाहिए। फिर है प्लानिंग बजटरी ट्रेंड्स मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। अगेन प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा से, बजटरी ट्रेंड्स आपको बजट में पढ़ना है, और बजटरी ट्रेंड्स नाम से आर्थिक समीक्षा में एक चैप्टर भी आता है वो भी देखना है, यानी उसमें आय और व्यय की प्राप्तियां लिखी हुई हैं, व्यय कहाँ किया और आय की प्राप्तियां क्या हैं, राजस्व से संबंधित जो कंटेंट है वो वहां से पढ़ना पड़ेगा। फिर है मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, टूरिज्म के नाम से एक आर्थिक समीक्षा में एक चैप्टर आता है। इनके अलावा प्लीज आप ना आरटीडीसी की या टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो राजस्थान का है उसकी वेबसाइट खोलिएगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोल करके उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से सर्किट्स हैं, उसको दिखेगा कि सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी चला रखी है, कितने टूरिस्ट आए और कितनी प्राप्तियां हुई, वो सब कुछ। तो इसके लिए सिर्फ आपको ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट और आर्थिक समीक्षा को पढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट सो फार आई बिलीव ये हो चुका है ना। फिर आता है एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। एक बात याद रखिएगा, एंशिएंट कल्चर में चाहे लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ है, अभी रिसेंटली कोटा के आसपास खूब एक्सकेवेशंस हुए थे और उनमें कुछ रॉक शेल्टर्स मिले हैं हमको। और ये जो नदी है बनास नदी, इसके किनारे पर भी हमें काफी सारा नई वो मिली है, उनको मैं क्या कहूँ, एक्सकेवेशन करने के बाद में हमें कई नए साक्ष्य मिले हैं। तो उन साक्ष्यों को भी आपको एक बार जरूर रेफर करना चाहिए। यानी आपको ये जरूर याद करना है कि राजस्थान में जो लिखी हुई ना कालीबंगन संस्था, आहड़, गणेशर और बैराट, इन 4 सभ्यताओं के अलावा भी कृपया आप एक बार इनको जरूर देखिएगा कि रॉक शेल्टर्स नए कहाँ मिले हैं। ठीक है, क्योंकि वो लेटेस्ट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और ये सिलेबस के सेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आ सकता है। अदरवाइज तो ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इन 4 को ही पढ़ना है, तो सिर्फ इन 4 को ही पढ़िए, सब कुछ मत पढ़िएगा, सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। बैराट में जनरली क्या पूछ लेते हैं, भाबरू का शिलालेख, या इनफैक्ट बैराट में जो शिलालेख मिला वो अशोक का कौन से नंबर का शिलालेख था, या किसने खोज की, कौन से साल में खोज की। तो काफी स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू नीड टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दीज 4, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। क्लियर कट लिखा हुआ है, तो इसको मैं कहूंगी सिर्फ राजस्थान बोर्ड की किताब से पढ़ो, राजस्थान अध्ययन से पढ़ लो। पुरानी वाली जो है वो राजस्थान की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है। इनफैक्ट आप टीचर बनने जा रहे हो तो मैं कहूंगी राजस्थान बोर्ड जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन बुक्स को भी आपको रेफर करना चाहिए। तो पुरानी बुक्स हैं वो पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है राजस्थान अध्ययन नाम से, उनसे रेफर कीजिए, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत। आपको अपने सिलेबस को इसी से स्ट्रिक्ट रखना है कि दिल्ली सल्तनत के रिलेशनशिप विद मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के साथ क्या क्या रहे। अब ये सब कुछ लिखने का कारण आप ये समझ लीजिए कि जो वहां 1301 से लेकर के 1306 तक जितने इन्वेजन हुए थे ना, उनको जरूर याद करना है। चाहे उसमें I don't want to mention over here, पर अलाउद्दीन खिलजी वाले जो इन्वेजन्स थे ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट ये पूछा सकता है किस जगह कौन सा राजा किस समय था, सुमेलित नहीं है, डेट्स भी पूछे जा सकते हैं, किस जगह कौन सा जौहर हुआ, वो सब कुछ पूछा जा सकता है। सो वी नीड टू कंसीडर इनको इसी सीक्वेंस में लिखने का कारण भी इनफैक्ट ये समझ लीजिए वही है। फिर है राजस्थान और मुगल्स का। तो राजस्थान और मुगलों का जो भी कोऑर्डिनेशन, टसल या कोऑपरेशन रहा है उसको हमें पढ़ना है, जिसमें स्पेसिफिकली मेवाड़ मुगल संधि पे जाकर के जहाँ रिलेशनशिप सौहार्द स्टार्ट हुई, किन किन के साथ में रिलेशनशिप, मुगलों का रिलेशनशिप विद सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन। ये देखिए राजाओं के नाम साफ साफ लिख दिए हैं, तो सिर्फ इन्हीं राजाओं का कार्यकाल पढ़ना है आपको। अपना विस्तार मत कीजिएगा, कंटेंट आपको कोई भी कोचिंग सेंटर वाला कुछ भी पढ़ा रहा हो, सिर्फ इन्हीं राजाओं के संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो अपना कंटेंट को बिल्कुल लिमिटेड रखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, बार बार में उसको रिवाइज कीजिए, विस्तार मत दीजिएगा, गहराई दीजिएगा। अगला है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। ये तो मुझे लगता है कि हम सब का फेवरेट टॉपिक है कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष रहा है
वो संघर्ष हालांकि सीधे अंग्रेजों के साथ भिड़ंत वाला जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी था। तो उसमें पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी किसान एवं जनजातीय विद्रोह। अब किसानों के जितने विद्रोह आपको याद आते हैं वो सब एक बार पढ़ लो, चाहे वो अलवर वाला निमोचना का है, शेखावाटी वाले हैं, या बेंगू में है, या जहां भी बिजौलिया वाले को तो भूल नहीं सकते हो, तो इनफैक्ट सिरमौर रहा है। तो इन सब में अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे बिजौलिया के किसान आंदोलन के समय पे वहां के राजा कौन थे, तो राजाओं जैसे परमार शासक था, या कौन से जात उसका क्लान कौन सा था, तो वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि न केवल राजा का नाम, राजा कौन किस वंश का था, वो वंश पे कई बार पूछ लिया गया है, मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस, और इनफैक्ट आरपीसी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये। तो आपको उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। ट्राइबल मूवमेंट की बात पढ़ें तो चाहे एक ही आंदोलन पढ़िए, चाहे मानगढ़ धाम पे जो हुआ था उसको पढ़िए, लेकिन उनकी डेट्स को जरूर याद कीजिएगा। और मेवाड़ की पुकार किसने छापा, तो कई बार ऐसे रहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, या कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उस हिसाब से भी इसकी तैयारी कीजिएगा। याद रखिएगा कि अल्टीमेटली करना क्या है, अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको डिटेल नहीं लिखनी है। तो आप जो कंटेंट पढ़े वो देखिएगा किसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, आपको सिर्फ वो ही कंटेंट पढ़ना है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं। इट इज ओनली, भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो यदि आपको कहा जाए कि इसमें से एक न्यू टाइप प्रश्न बना दीजिए, पत्र बना दीजिए, यानी एमसीक्यूज का पेपर बना दो, तो कौन सा ऐसा कंटेंट जिसमें से एमसीक्यू बन सकता है, आपको सिर्फ वो ही पढ़ना है। कई लोग मुझे कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि मैं बताती हूँ कि ये करंट अफेयर्स में से इसमें सवाल बन सकता है और वही आ जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप बहुत सारे पेपर्स कर चुके हो तो आपको आइडिया होता है कि सवाल कैसे बनेंगे और किस कंटेंट में से बनेंगे। तो आपसे एक दरखास्त है कि जब भी आप इस प्रकार के कंटेंट को पढ़ें तो देख लीजिएगा सुमेलित करने वाले कौन सा ठीक से मैच नहीं है वो, या फिर इसका संबंध किसके साथ है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, किसमें से सवाल बन सकता है, बस वो ही पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रजामंडल मूवमेंट। जब प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहला कौन सा था, आखिरी कौन सा था, किस प्रजामंडल का गठन किसने किया, तो और किसने कौन से विशेष मुद्दों पे बात की, कहाँ से कौन सा पब्लिकेशन छपा, वो सब कुछ भी पढ़ना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, उसके जो 7 चरण हैं वो 7 चरण याद करने होंगे, किस चरण का उद्घाटन किसने किया ये भी याद करना होगा। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, उस ट्रेंड में ये पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा कि जैसे मान लीजिए संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था तो सबको याद आ जाता है नहीं वाले क्वेश्चन, या पहला वाला जो हुआ मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, तो मत्स्य संघ में इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं था। तो आपको प्लीज इस बार आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो चरण है उन चरणों में कौन कौन सा सेगमेंट था और कौन सा नहीं था। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों याद करने हैं। उनकी डेट्स के सीक्वेंस भी आपको मिसलीड कर सकती है, तो डेट्स को भी एकदम परफेक्ट रट्टा मार लेना है कौन सी डेट को कौन सा काम हुआ था। नेक्स्ट है रोल ऑफ वुमन ड्यूरिंग मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। इसके अंदर आई वुड इंसिस्ट कि मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड में करना क्या है। मिडाइवल की बात होगी तो महिला संतों की बात होगी, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब मिडाइवल की बात होगी महिलाओं के संदर्भ में तो महिला संत आएंगी, और जब मॉडर्न पीरियड की बात होगी तो समाज सुधारक आएंगी, या फिर वो सारी की सारी महिलाएं आएंगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड रिलीजन। ये तो बहुत ही स्टैटिक सा कंटेंट है, लोक देवता देवियां, सेंट्स ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर। अब ये देखिए आर्किटेक्चर में सिर्फ टेम्पल्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस है, तो ना तो बावड़ी पढ़नी है, बावड़ी नहीं पढ़नी है क्योंकि है ही नहीं, तालाब नहीं पढ़ने हैं, कौन सा सर किसने बनवाया है ना। इनके अलावा वो जब किसी को दफना देते हैं या किसी को जला देते हैं तो वो क्या बनती है, छतरियां, छतरियां नहीं पढ़नी है, हवेलियां नहीं पढ़नी है। यानी हमें स्ट्रिक्ट किससे रहना है, हमें स्ट्रिक्टली सिर्फ इसी को फॉलो करना है कि टेम्पल्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस, विस्तार मत कीजिएगा। आपके कंटेंट में जहां भी ये सब कुछ लिखा हुआ उसको काट दीजिए या फिर उन पेज को स्टेपल कर लीजिए, किताब उस कंटेंट को फाड़ के फेंक दीजिए। आंखों के सामने आना ही नहीं चाहिए वो कंटेंट जो कि आपको पढ़ना नहीं है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एक लंबी सी लिस्ट है, कोई नई बात नहीं है, तो कर सकते हैं हम आसानी से। कस्टम्स, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स के लिए तो एक इमेज है बहुत ही फेमस सी, एक महिला ने पहन के खड़ी है और उसके सारे ऑर्नामेंट्स की इमेजेस आ रखी हैं, उससे रेफर कर लीजिए।
इनफैक्ट इस पे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखी हैं ट्रिक्स के साथ में, उनमें से किसी को भी रेफर कर लो। ड्रेसेस के लिए आपको हर एक अंचल की ड्रेस का पता होना चाहिए। अंचल का मतलब शेखावाटी में पहने जाने वाली ड्रेसेस के नाम क्या हैं, भरतपुर साइड में पहने जाने वाले ड्रेसेस में मतलब महिला के और पुरुष के जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों के मतलब ऊपर पहनने वाला और नीचे पहनने वाला, सिर में पहनने वाला, फेटा वेटा, उन सब के नाम पता होने चाहिए, पगड़ियों के नाम भी पता होने चाहिए। कस्टम्स आर अनलिमिटेड। कस्टम इज समथिंग जिसके लिए मैं कहूंगी कि बहुत दिमाग मत लगाना। ऐसे ऐसे कस्टम्स पूछ लेती है आरपीएससी जो सच्ची में किसी ने सुने नहीं होते। तो अगर आप कस्टम्स को छोड़ देते हो तो भी कोई बात चिंता नहीं है, क्योंकि कस्टम या तो हमारे जीवन का हिस्सा में आते हैं, और उनके अलावा कितने भी रट्टा मार लो नहीं मेरे से तो नहीं याद होते कम से कम। नेक्स्ट है फोक म्यूजिक एंड डांसेस। जब फोक म्यूजिक की बात होगी तो प्लीज फोक इंस्ट्रूमेंट्स भी याद कीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंट्स 3 प्रकार के हैं, यानी 3-4 कैटेगरीज में जिन बांटते हैं वो। डांसेस, अब आपको लगेगा कि डांस कौन कौन से याद करें, तो डांस में आप कैटेगरी वाइज बना लीजिए। क्षेत्रीय डांस जो हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है, फिर अलग अलग ट्राइब्स के डांस, और ऐसे डांसेस जिन्होंने हमें वर्ल्ड लेवल पर फेमस करवाया है, ठीक है, यानी कमर्शियल डांसेस। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज तो सोलंकी जी ने बनाया था, आनंद कुमार श्रीवास्तव, इनफैक्ट एलपी टेसिटोरी, जिन्होंने भी इसका क्लासिफिकेशन किया है, उन सभी के क्लासिफिकेशन याद करनी है। कई बार सवाल ऐसा जाता है कि एलपी टेसिटोरी के हिसाब से इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है, या फिर आनंद कुमार स्वामी के हिसाब से इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। लिटरेचर मुख्य मुख्य जिनके भी रचनाएं हैं उनका रट्टा मारना पड़ेगा, मुख्य रचनाएं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ना हम सोचते रहते हैं पुराना वाला याद कर लेते हैं और लिटरेचर जो है वो नया आ जाता है। तो याद रखिएगा कि लेटेस्ट में जिनको भी मीरा पुरस्कार मिला है वो याद कीजिए, बिहारी पुरस्कार किसको मिला वो याद कीजिए, और यदि राजस्थान से कोई व्यक्ति है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनका भी नाम याद कीजिए। इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब अभी भी हम वो याद कर रहे होते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी या वो किसने लिखी, वो तो ऑफ कोर्स पढ़ना ही है, लेकिन उसको लेटेस्ट साथ करंट का जोड़ के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ गवर्नर। अच्छा, ये आ गई है यहाँ पे पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ तो आपको लक्ष्य की किताब से मिल जाएगा और बहुत अच्छा लिखा हुआ है लक्ष्य की किताब में। मैंने तो इनफैक्ट उसी से पढ़ा था। आपके पास जो भी कंटेंट है उस कंटेंट में नया मत सोचिए कि मैं कहीं से नया खरीद के लगे हूँ, ये आपके पास ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ। अगर आप एग्जामिनेशन की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो, और नहीं की है तो नो इश्यूज, नेट से डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा। इसके लिए तो आप बेयर एक्ट भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, अब ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कहाँ से और कितना पढ़ें। मैं तो कहूंगी आप इसके लिए कंपाइलेशन ले लो। वो कंपाइलेशन किसकी हो सकती है? करंट अफेयर के लिए कंपाइलेशन होनी चाहिए आपके पास में मूमल की, या फिर सिखवाल सर भी ठीक निकालते हैं। किसी की भी कंपाइलेशन ले लो। इनफैक्ट एक बार मेरे पास किसी ने भेजी थी नाथ पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन था, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, एनीथिंग। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप एक कंटेंट को रेफर कीजिए और उस बुक को इतनी बार पढ़ लीजिए कि उसके पन्ने आपको मना करने लग जाएंगे, अरे बस अब माफ करो, बहुत बार पढ़ लिया आपने, बहुत बार अंडरलाइन कर दिया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपके पास कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए, मल्टीपल रिविजन करोगे तो ही इस एग्जाम में पास हो पाओगे। अगर आप करंट अफेयर्स की 5 मैगजीन उठा लाए और सोचोगे पांचों को एक एक बार पढ़ूंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर एक मैगजीन को आपने 5 बार पढ़ लिया तो वो 90% याद हो जाएगी। सो माई सबमिशन टू यू, माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि किसी भी एक कंटेंट को रेफर करो, उसको कई बार पढ़ो। कुछ नया पता चले तो उसी किताब में नया लिखते चले जाओ। किताब किसके लिए खरीदी है? खुद के लिए खरीदी है। उस किताब को कोई फ्रेम थोड़ी करवाओगे आप। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप। तो कौन सा महाद्वीप जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से ओशंस हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ग्लोबल विंड सिस्टम ये आ गए यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत होती है, यानी पवने, पवने, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये ग्लोबल स्ट्रेटजीज, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ये तो इन्होंने फिर उसको डाल दिया है। ग्लोबलाइजेशन की बात कर ली तो यहाँ बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, और यहाँ बात करें इसके इम्पैक्ट की, पॉपुलेशन के ट्रेंड की और डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये रिलेटेड हो गया है इकोनॉमिक्स एंड
इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ये। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। फिर इंडिया एंड यूएनओ, ये भी पॉलिटिकल साइंस में है। फिर मेजर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन, और ये वाह, मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज के अंदर मेजर ट्रेंड। तो ये आपसे पक्का पूछने वाले हैं कि जो नैम था यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। फिर आपसे पूछने वाले हैं कोल्ड वॉर, आपसे पूछने वाले हैं यूएसए की हेजिमनी। ये सारी चीज उसी से रिलेटेड है, उसी से, और इनफैक्ट जब इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात करेंगे तो उस तरह से यूरोपियन यूनियन का ये पूछ रहे गठन कब हुआ। तो एक बार मुख्य रूप से जितने भी संगठन बने हुए हैं, जितनी भी नई पॉलिसीज आई है, एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। इसका कोई सिलेबस नहीं है, इनफैक्ट इसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक भी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस बुक को पढ़िए। उसमें आईआर से संबंधित जो कुछ भी दिया हुआ है उसको आपको बेस बनाना चाहिए। Coming back to the next section of it, it talks about location और उसके advantages, मॉनसून का सिस्टम। मॉनसून का सिस्टम आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। तो इनफैक्ट सच बताऊं तो मॉनसून जो हो दक्षिण एशिया की विशेषता है, दक्षिण पूर्वी एशिया की विशेषता है। तो ये हमारे परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ी जाती है जनरली। फिर चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, ये भारत के संदर्भ में आ गया। ये सब भारत चल रहा है यहाँ पे। इसके ट्रेंड क्या है, पॉवर्टी, कल मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया था, इनफैक्ट उस पे सुंदर कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया है। फिर है पॉवर्टी के रिडक्शन की स्कीम्स, तो इसका रिडक्शन नहीं कहते, तो एलिवेशन है एक्चुअली। तो निर्धनता निवारण की स्कीम्स होंगी है। सबसे बड़ी स्कीम तो मनरेगा ही है, उनके अलावा सेंटर की और स्टेट की दोनों की स्कीम्स चल रही होती है। फिर है फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये फॉरेन पॉलिसी के सबसे पहले तो जो आपको सोर्स देखना चाहिए वो ये है आर्टिकल 51, यानी संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है, फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होगी। उसके बाद में हर एक व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज अपनाई हैं। जैसे कांग्रेस के समय पे, नेहरू जी के समय पे अलग पॉलिसी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो अलग थी, फिर उसके बाद में मनमोहन जी आए तो उन्होंने अलग ही लेवल पे काम किया। इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कि 2008 की यूएस इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील करवा दी। फिर जब मोदी जी आए तो डायमेंशन और भी ज्यादा विस्तृत हो गया। इनफैक्ट गुजराल का जो सिद्धांत है, हम नेबरहुड फर्स्ट वो भी पढ़ते हैं। तो आपको ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए किस, या तो विजन आईएएस का कोई को देख लो पीडीएफ, या फिर आप आरएस के लिए भी ना फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन का एक पीडीएफ खूब सर्कुलेट हो रहे हैं। उनमें से किसी भी पढ़ लो कि अभी तक भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किन किन चरणों से होकर गुजरी है और उसके मुख्य आयाम क्या क्या हैं। फिर नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग इट, तो इसका मतलब समझ लो पंचशील का सिद्धांत आएगा। पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था, पंचशील का सिद्धांत। फिर आएगा मेजर लैंडमार्क्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 99 एंड 1935। तो आप ये समझ लो कि जब से प्रयास शुरू किए गए थे संविधान के निर्माण के, तब से लेकर के 1950 तक जब तक ये बना, उसमें कौन कौन सी मेजर माइलस्टोन्स आए, यानी कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, वो याद करनी है। 1999 और 1935 में आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, और इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो इंडिविजुअल याद करनी है। फिर गांधी जी का कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, और गांधी जी ने जितने भी काम किए ना, जितने मूवमेंट चलाए हैं, उन सबको याद करना है। अंबेडकर साहब को भी याद करना है, और अंबेडकर साहब के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, सेलिएंट फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, ये तो सब कुछ पॉलिटी आ गई है, यानी भारत का राजतंत्र, नहीं राजतंत्र नहीं, राज व्यवस्था, उसको पढ़ना होगा। इट इज वेरी स्टैटिक, वेरी 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 स्टैटिक। अब आ जाती है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें मुझे कुछ नहीं आता ट्रूली स्पीकिंग। मतलब मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है, पर हाँ मैं समझती हूँ कि बीइंग अ टीचर हमें किन किन डायमेंशन पे काम करने की जरूरत होती है। तो पहले तो ये है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं टीचर के लिए क्लासरूम सिचुएशन को संभालने के लिए, यानी किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। फिर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए जिन पे बेस्ड हम इसको एजुकेशन साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। फिर है लर्निंग, यानी अधिगम। अधिगम मतलब सीखने के तरीके क्या क्या होते हैं। सीखने का तरीका सिर्फ एक ही नहीं, क्लास में कोई पढ़ाए और बच्चा लिखे या बोल के सुनाए।
सीखने के बहुत सारे मेथड्स ऑफ लर्निंग है, बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है, और एक टीचर उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो सब कुछ। फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आपने कुछ सीख तो लिया, आपने देखा कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप उनसे मौखिक सवाल पूछो उत्तर दे देते हैं, और आपसे बोलो कि लिख के बता दे तो नहीं बता पाता, और कई समझाने में बड़े अच्छे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लिखने में अच्छा, कोई समझाने में अच्छा, किसी की ग्रास्पिंग पावर अच्छी तो किसी की ओरल स्किल्स अच्छी, तो दिस ऑल इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके मेथड्स बहुत सारे हैं। फॉर दिस आई थिंक यू नीड टू रेफर समबडी हु इज एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, बट ये डालने का कारण क्या है, डालने का कारण ये है कि आपको हर रोज बच्चों से डील करना है और अलग अलग प्रकार के बच्चों से डील करना है, इसलिए। अगला है एक लर्नर का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो लर्नर यानी स्टूडेंट का डेवलपमेंट, तो उसका कई टाइप का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ एज एन इंडिविजुअल, एंड कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट। फिर है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व, करेक्ट, तो व्यक्तित्व। फिर है इसका मतलब क्या है, इसकी थ्योरीज कौन कौन सी है, उसका असेसमेंट। इनफैक्ट हम बिहेवियर में पढ़ते हैं, आरएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसको बिहेवियर में पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, लर्निंग को। फिर है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये नहीं पढ़ते हैं हम, इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी नहीं पढ़ते। इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है, ह्यूमन कॉग्निशन क्या है, इसके लिए आपको मिलता है कि आईक्यू की डेफिनेशन भी याद करनी चाहिए। फिर मोटिवेशन, किस प्रकार से आप किसी को अभिप्रेरणा दे सकते हो, प्यार से, समझा के, बुझा करके, कई बार आपको ना रिवॉर्ड से, कई बार आपको रिटर्न एप्रिसिएशन से, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हो। आपको बच्चों को मोटिवेशन करना है, और मोटिवेशन का क्या रोल हो सकता है लर्निंग के अंदर, वो बहुत, आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ये बोल रहे हैं कि देखो तो कुछ नहीं आता, तो जिनको आ रहा होता है वो भूल जाते हैं, और हम ऐसे कहते हैं कि नहीं बेटा तू कर सकता है, मैंने तेरा पिछली बार कॉपी देखी तो बड़ा अच्छा लिखता है, सिर्फ इतना है कि तूने रिवाइज नहीं किया। तो अच्छा एक काम कर, तेरे पास ना 20 मिनट का टाइम है, उधर कोने में जाएगा, रिवाइज करके फिर मुझे सुना, पक्का तेरे को आ जाएगा। तो जब हम किसी को ऐसा बोलते हैं ना, सराहना के कुछ शब्द, मोटिवेशन के कुछ शब्द, तो बच्चे की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। तो ये इसीलिए इसका मोटिवेशन का रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पेसिफिकली यहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज है, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता है, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से पक्का 20 सवाल आएंगे 40 नंबर के। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं और फिक्स्ड है कि आएंगे ही आएंगे, तो इसके लिए तो आपको जितने भी एमसीक्यूज बने हुए मिलते हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सो विद दिस आई कम टू द कंक्लूजन ऑफ सिलेबस। अभी देखते हैं सवाल आए कैसे। ये तो हम देख चुके हैं कि कितने कितने सेगमेंट्स में से आए। अब इस पेपर, क्वेश्चन पेपर को खोल लेते हैं। क्वेश्चन पेपर की संख्या, क्वेश्चन पेपर 100 शब्द, 100 इसके अंदर प्रश्न थे, 2 घंटे का पेपर था, और अधिकतम अंक 200 थे। तो यानी ऑन एन एवरेज ये मान के चल लो आपको कि 1 मिनट में एक सवाल करना है, 1 मिनट एक सवाल, तभी पूरा हो पाएगा, वरना होगा ही नहीं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। प्लीज इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लिया गया करो, है ना। जनरली 1/3 नेगेटिव होता है हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्टिल ये देखते हैं। पहला सवाल है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में देख करके कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो आई थिंक ये तो हम सभी जगह सभी लोग पढ़ते चले आए हैं। इनफैक्ट राजस्थान अध्ययन की किताब में भी दिया हुआ है इसका उत्तर। इसका उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग। आप जाके देखिए, जब आप देखेंगे तो ही विटनेस कर पाएंगे कि वो सच्ची में इतना ऊंचा है कि ऐसे करके देखना पड़ता है, बहुत ही ऊंचाई पे है। तो इसका आंसर है कुंभलगढ़। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। अगेन आई टोल्ड यू ना, ये सवाल ऐसे आ जाते हैं आजकल, नहीं था तो इसका आंसर है 3, दैट इज उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर वीर कल्ला जी राठौड़, ये मारे गए थे। फिर है, संप सभा की स्थापना किसने की। आई थिंक इट इज तो वेरी मच ऑब्वियस, गोविंद गिरी जी ने की थी। ये तो मसीहा कहलाते हैं उनके ट्राइबल ग्रुप के। और नेक्स्ट इज, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आई टोल्ड यू कि ना गहनों का सुमेलन बहुत ही कॉमन है, तो किसका कौन सा है, कणकति, गला, कमर, पैर एंड स्टफ।
तो इसका सुमेलन करके देखते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे खिसकाती हूँ, पहले ऑप्शंस तो देखें, ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। ऑप्शन से यदि हम ये चेक कर लें कि सी में कौन सा आएगा, तो सी में 111 दिख रहा है, देखते हैं सी में क्या 1 है। सी कमर, यस कमर में तो कणकती इनफैक्ट जयपुर में ही कहने का ट्रेंड है कणकती, अदरवाइज तो कमरबंद कहते हैं, तो यानी ये ऑप्शन तो गया, 3 इज नॉट देयर। देन लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी अभी अगर एक भी हम पता कर लेंगे तो शायद हमारी बात बन जाएगी। तो अब देखते हैं सिर में रिमझोल, हंसली, मेमंद। मेमंद कहाँ आता है, तो सिर वाला मेमंद, यस सिर में डलता है मेमंद। तो ए को 4 से मैच करते हैं। और गले में हंसली, यस शेखावटी में खूब पहनी जाती है हंसली, इसलिए मुझे पता है। पैर में रिम झोल नहीं, मैंने इसको रण झोल या रम झोल पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे घुंघरू होते हैं और ना वो झन 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 की आवाज करते हैं शायद। सो यस द ऑप्शन इज 4। तो सिमिलरली अगर देखिए आप, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, द ओनली थिंग इज कि हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कम करते हैं शायद, इसलिए व्हेन आई से हम आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एस्पायरेंट्स। let's see the next question is अकबर के सर्वोच्च मनसब यानी 7 हजारी मनसब किस राजपूत शासक को दिया गया था। पहली बात तो 7 हजारी मनसब का मतलब है कि he could have a force of 7,000 people, इसलिए उसका नाम है 7 हजारी मनसब। इनमें से किसको दिया गया, तो जब भी हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर का सबसे जो फेवरेट था वो राजा मान सिंह थे, तो राजा मान सिंह को दिया गया था ये। आप बाय डिफॉल्ट आंख बंद कर सकते हो कि अकबर मतलब मान सिंह। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ओ माय गॉड सच एन इजी क्वेश्चन। 7 नंबर, आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा, उमा दे। अगला सवाल देखते हैं, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा उनके प्रवर्तक कौन कौन थे, तो मैच करना है। अच्छा रेण के मैं इसलिए भी बोलना चाह रही हूँ रेण को, रेण के अभी जो वो थे मुख्य प्रवर्तक यानी द चीफ प्रीस्ट, हिंदी में जो भी बोले जाएंगे, उनका भी थोड़े दिनों पहले कोरोना की वजह से देहांत भी हो गया था। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा कि रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम रेन को मैच करके देखते हैं तो ये मैच होता है संत हरिराम दास के साथ में, बिल्कुल आमने सामने। और जैसे ही इसको मैच किया तो आप देखिए ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, ऑप्शन 2 विद 2, तो सिर्फ यही करेक्ट है, तो कुछ और मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो ये होता है ब्यावर में। मेले और त्योहार सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अरे भाई सुमेलित कालीबंगा चूरू से कैसे सुमेलित होगा, बाकी सब कुछ सुमेलित है, कालीबंगा यहाँ गलत है, तो दिस इज नॉट सुमेलित। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है, घुड़ला, घुड़लो, घूमेला जी, घूमेला जी घूमेला। ये घुड़ले खां की के ऊपर जो विक्ट्री थी उसकी याद में बनाया जाता है। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब ये नहीं थे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको सारे थे वाले याद है ना, कौन कौन संबंधित थे वो याद हैं, तो नहीं थे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा 1 छगनलाल चौपासनी वाला। अदरवाइज विजय सिंह पथिक तो इनफैक्ट उसके थे ही मेजर लीडर। साधु सीताराम दास ने इसको स्टार्ट किया था और माणिक्य लाल वर्मा वही उसी एरिया के थे, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। So छगनलाल was not there. Let's see what is the next question. कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष प्रारंभ, ओहो ये भी कोई पूछने लायक सवाल है, इट इज सो ऑब्वियस। हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। आप अपने यहाँ उत्तरदायी शासन की मांग के लिए प्रजामंडलों की स्थापना कीजिए, तो उसी के बाद में प्रजामंडल उसने इतना जोर पकड़ा था आंदोलन में। फिर है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे। ये बात बिल्कुल सच है। उनके बाद में उनके ऊपर फिर उन्होंने कुछ कर लगाए, राज सिंह ने उनको करों को देने से मना कर दिया, तो बड़ा लंबा टसल था। ये चारुमती जी थी। और देखिए सवाल क्या था, सिलेबस में लिखा हुआ था कि मेवाड़ के रिलेशनशिप्स विद सेंटर, यानी मुगलों के रिलेशन, मुगल प्लस राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से डायनेस्टीज या कौन कौन से क्लैंस थे, तो उसके अंदर मेवाड़ लिखा हुआ था और स्पेसिफिकली नाम लिखा हुआ था महाराणा राज सिंह का। तो
ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछे जाने लायक। फिर था कन्नौज पर अधिकार करने हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई नीड टू रिकलेक्ट। इनफैक्ट राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति मुझे थोड़ी सी दोबारा अंग्रेजी में पढ़ते तो याद आएगी। विच डायनेस्टी ऑफ राजपूताना टुक पार्ट इन द tripartite struggle for the control over the city of Kannauj? So it is Chauhan, Parmar, Gehlot, Gurjar. It is Gurjar Pratihar. I think so. Correct me if I'm wrong. I may be wrong. Please, है ना? आप एक बार मुझे बताइएगा. It is a doubtful question to me. पर गुर्जर प्रतिहार कैन भी दे, अगर मुझे लगे कि ना कि मुझे अटेम्प्ट करना ही है, मेरे नंबर कम हो रहे हैं, तो मैं गुर्जर प्रतिहार के साथ जाऊंगी। अदरवाइज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस आंसर। लेट्स सी, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं थे? ओह माय गॉड, सच अ डीप क्वेश्चन इट इज। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर। अरे हाकिम खां सूर कैसे हो सकते हैं? हाकिम खां सूर तो सवाल आपको ऐसे याद आ जाना चाहिए, ये महाराणा प्रताप के थे, इसलिए नहीं थे। अदरवाइज तो मुझे इनके नाम नहीं पता। पर ये पक्की बात है कि हाकिम खां सूर ने महाराणा प्रताप के हरावल थे, यानी महाराणा प्रताप के सेनापति थे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ है? ज्वाला माता, आई माता, सुंधा माता। सुंधा माता इस तो करेक्ट। फिर द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली। लेट्स सी, इट इज आई माता मेलाड़ा, तलवाड़ा। तलवाड़ा इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। ज्वाला माता मंदिर इज नॉट करेक्ट। लेट्स सी, अगला सवाल है विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को प्रारंभ से अंत तक के क्रम में जचाइए। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। सबसे पहले गणगौर आती है या सबसे बाद में गणगौर आती है? हम इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। लेकिन गणगौर के बारे में कहानी ये है कि गणगौर आती है चैत्र माह में। आप समझ पा रहे हैं? चैत्र माह में, ठीक है। तो अभी वी विल स्टार्ट विद 19 ना, गणेश चतुर्थी, ये तो पक्की बात है। गणेश चतुर्थी के बाद में दीपावली आती है, तो गणेश चतुर्थी से पहले या यहाँ जन्माष्टमी, वो फोर्थ चतुर्थी मतलब फोर्थ डे, जन्माष्टमी मीन्स 8th डे, सो इट शैल बी DCAB, करेक्ट। गणगौर से शुरुआत होगी, क्यों? क्योंकि चैत्र माह में आती है। फिर आएगा कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आएगी गणेश चतुर्थी, फिर आएगी दीपावली। ऐसा करेक्ट, ऐसा ही है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली कृष्ण जन्माष्टमी आती है राखी के 8th डे, राखी के 8 दिन बाद में। और गणेश चतुर्थी क्योंकि ये कृष्ण पक्ष का त्योहार है। अगर आपको लगे ना कि कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप, तो ये देखिए जन्माष्टमी जो कृष्ण पक्ष का त्योहार है और ये कृष्ण लिखा हुआ है। कृष्ण जी वैसे भी शाम पक्ष, इसलिए तो शाम पक्ष कहते हैं उसको। तो राखी की 8th डे आती है, लेकिन इसके 8 और 7 15 + 3 यानी 7 और 3 10 11 दिन बाद में आती है गणेश चतुर्थी। और ये एक शाम पक्ष का, उसका शुक्ल पक्ष का त्योहार है, शुक्ल पक्ष। तो इसके बाद में आती है ये, और इनके बाद में आएगी दीपावली। सो द सीक्वेंस हैज टू बी रिमेंबर्ड। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पिछोई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इनफैक्ट आप चाहेंगे तो मैं इनकी ना पीडीएफ, दोनों मॉडल पीडीएफ और दोनों के मॉडल आंसर्स जो आरपीएससी ने माने हैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगी। और सो विद दिस आई कम टू अ कंक्लूजन कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कितना विस्तार में पढ़ना है, बेस कौन सी बुक्स को बनाना है। प्लीज आरबीएससी की बुक्स को भी बेस बनाना है, और बाद में इंडिया और वर्ल्ड के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाना है, और जितने पॉसिबल हो उतने ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। उससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, आपका धैर्य सब कुछ टेस्ट होगा। सो विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। अच्छी तैयारी कीजिए सेकंड ग्रेड के लिए। ये तो मैंने पेपर 1 का डिस्कशन किया, नहीं जीके का डिस्कशन किया। अगर सेकंड ग्रेड में कंप्यूटर का कुछ होता है तो सर्टेनली आई कैन हेल्प, अदरवाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। फिर भी आपके कुछ कमेंट्स हों, आपको कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। मेरे मतलब अभी तक आप 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं पहुंचा पाए हो, ये तो बात ठीक नहीं है। सो आई विल नॉट रिक्वेस्ट यू एनी मोर अबाउट इट। डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।